नमस्कार। आज हम एक बातचीत के लिए बैठे हैं प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ। किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और राजनीतिक, सामाजिक और छात्रों के विषय पर हमेशा से बहुत मुखर रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 वर्ष से, इन्होंने एक बहुत अहम बहस इस देश में शुरू किया है, आपातकाल को लेकर, इमरजेंसी को लेकर। हालांकि पिछले 1 साल से ये इस बात को, इमरजेंसी को एक नए नज़रिए से देखने की बात कर रहे हैं और वो नज़रिया 2 लोगों को दे रहे हैं, एक नया चश्मा देश को देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में 25 जून को वर्तमान सरकार ने उसे इमरजेंसी के 50वें वर्षगांठ को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया। उससे ये बहस बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस पूरे नैरेटिव कथानक में एकमात्र जो डिसेंटिंग वॉइस रहा है वो प्रोफेसर रतनलाल का ही रहा है। तो ऐसे में एक भारतीय राजनीति की एक बहुत अहम पड़ाव, एक बहुत अहम मरहले से हम अगर वापस उसे समझना चाहेंगे, उस पर पुनरावलोकन करना चाहेंगे, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेसर रतनलाल जी से उनकी इस नए थ्योरी, नई समझ के बारे में हम बात करें और उसे समझने की कोशिश करें। बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, थैंक यू। मैं इतिहास का छात्र हूँ जी और एक्टिविस्ट भी हूँ। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इतिहास में एक घटना का या एक टेक्स्ट का एक ही पठन नहीं होता है। बिल्कुल सही सर। एक ही इतिहासकार एक ही घटना को 3 नजरिए से देख सकता है, 3 इतिहासकार उसको 6 नजरिए से देख सकता है। तो इंटरप्रिटेशन, व्याख्या होती है। और इसलिए मैं बचपन, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो मैं उस समय कितने साल का रहूँगा, 84? हाँ, मैं 12 साल का था। और मेरे गांव में मुखिया जी थे, उनके यहाँ एक ही टेलीविज़न था पूरे गांव में जी। और 7 दिनों तक वहाँ टीवी चला के, अगरबत्ती जला के, गरीब महिलाएं, है ना, दलित, पिछड़े, सब रो रहे थे। तो क्यों रो रहे थे भाई? आपके लिए तानाशाही होगी, आपके लिए गोल्डन एरा होगा, तो हमारे लिए ब्लैक एरा भी हो सकता है ना। आपके लिए तानाशाही होगी तो एक पठन है, दूसरा पठन मेरा भी हो सकता है। तो बातचीत शुरुआत करता हूं मैं इंदिरा जी की एक चिट्ठी से ही करता हूं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखा गया है, नंबर 474, 3 मूर्ति में है, मिल जाएगा, 73 का है जी। अगस्त 1973, 2 अगस्त की चिट्ठी है। और वो लिख रही हैं कि ऑलमोस्ट एवरी डे द न्यूज पेपर्स डिस्प्ले सम न्यूज आइटम रिगार्डिंग एट्रोसिटीज ऑन हरिजन्स। उस समय हरिजन वर्ड यूज। द अटेम्प्ट इज टू बिल्ड एन इमेज ऑफ carelessness on the part of the government. It is therefore necessary for our government to be especially careful and to instruct collectors and district magistrates and others in the authority to be very vigilant to try and prevent such incidents, and if they do take place, to take immediate and strict action. It is also possible that persons bent on to may incite trouble or may attempt to involve the police. It was in view of the seriousness of the situation that I had discussed these matters with the chief ministers, all chief ministers, at the beginning of the year. 73 के शुरू में. It had then been decided that chief ministers would form a small cell under their personal supervision to look into grievances of Harijans, tribes and minorities, and also to make a special effort to ensure employment of these categories in state ministries, public undertaking, and so on. I hope follow-up action has been taken either on instructing such a cell, instituting such a cell, or whatever machinery is considered the most effective. इंदिरा गांधी क्या लिख रही हैं? ये सारे मुख्यमंत्रियों को लिख रही हैं। सारे मुख्यमंत्री को लिख रही हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये सब हरिजन पे एट्रोसिटीज बढ़ रहे हैं। ठीक। तो
चीफ मिनिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इसको नौकरी के लिए ऑल पब्लिक सेक्टर्स ऑफिस में सेल बनाए, पर्सनल मॉनिटर करें। मॉनिटर करें। तो क्या हम पढ़े इंदिरा गांधी कि तानाशाह थी, दलित ट्राइबल्स माइनॉरिटीज के लिए क्या थी, कैसे देखा जाए इसको। सही बात है। और मैंने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इंदिरा जी से बहुत नाराज हूँ जी। कि 21 महीने के लिए क्यों इमरजेंसी रखा, पूरे 5 साल लगा के रखना चाहिए था। आप देखो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनने का हुआ तो शास्त्री जी के बाद 3 खेमे थे। जगजीवन बाबू थे एक, जगजीवन, और एक इंदिरा गांधी थी, और एक मुरारजी देसाई। मुरारजी। मुरारजी देसाई राइट विंगर थे। राइट कांग्रेस के अंदर अभी भी राइट विंगर्स होंगे, सबसे ज्यादा है ना, हमेशा से रहा है। कोई मुद्दा, जो बात मैं कह रहा हूँ जी ये बात कांग्रेस के लीडर को कहना चाहिए था ना। जी बिल्कुल सही। यस, वी विल हैव डिस्कशन ऑन इंदिरा। कम आप एक बार बताओ, बाबू जगजीवन राम ने विड्रॉ कर लिया कि हम अगर खड़े होंगे तो इंदिरा जी हार जाएंगे जी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, तो इंदिरा गांधी क्या कहते थे जगजीवन बाबू को? बाबूजी जी कहती थी ना, बाबूजी। यहीं से शुरू करता हूं मैं। आखिर जब बैंक का नेशनलाइजेशन किए जी तो दलितों को उससे क्या नुकसान हुआ? फायदा ही हुआ, सबको फायदा हुआ, सबको फायदा हुआ। लेकिन मैं दलित पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं। और आगे बताऊंगा कि जो ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में अभी जो नाच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मनुस्मृति लागू होगा, उनको इंदिरा जी को पर्टिकुलरली याद करना चाहिए। आप पूरा डेटा उठा लो, मैक्सिमम चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण थे जी, उस समय तो थे। टॉप वाइस चांसलर, सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज जी जी बिल्कुल थे ना ब्राह्मण। थे। आज कहाँ हैं? मेरे ख्याल से ले दे के एक यहाँ राजस्थान में और राजस्थान में, ठीक है जी। और ब्राह्मण, अब मैं तो बॉम्बे में एक प्रोग्राम में कहा था कि आइए हिंदू राष्ट्र में आपका भी स्वागत है। जब सेकुलर नेशन मैंने था, सुना था वो है ना, आपका सेकुलर नेशन था, संविधान से चल रहा था, तब तो आपको लाभ मिल रहा था। सारे कैबिनेट से जहां चले जाओ, हर प्रोफेसर तिवारी जी, मिश्रा जी, ये जी वो जी, सब रहते थे। तो आज हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में सुलभ इंटरनेशनल ये ब्राह्मण काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना जी ने ज्यादा ब्राह्मणों को नौकरी में रखा है। अब दलित लोग में दिमाग में नशा चढ़ गया कि हम देश का हुक्मरान बनेंगे। हाँ। है ना, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, देश का हुकूमत कर लेना है, कब्जा कर लेना है। तो हुकूमत करने के चक्कर में दलित लोग का भी कबाड़ा निकल गया। आज कोई पूछ भी नहीं रहा है। जिस लेवल पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस लेवल पे कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम आ रहा है, सोचिए जरा जी। अभी मुसलमान पे नहीं जा रहा हूँ, मुसलमान भी पहले सांस ले रहे थे, जब से इधर से हटे रीजनल फोर्स के साथ गए तब तक खाली वोटर बन के रह गए। उठा के देखो, राजीव गांधी के समय में सबसे ज्यादा मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तकरीबन 52। चेक कर लीजिए 48 या 52। ये बात हम खाली दलित को ही क्यों बोले? सबसे ज्यादा इंडियन रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशन का बेनिफिशियरी था ब्राह्मण। ब्राह्मण एज ए कम्युनिटी, नॉट आई एम टॉकिंग एज इंडिविजुअल। हाँ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा SC ST माइनॉरिटीज लोग था। तो इन लोग इमरजेंसी को कैसे कह सकता है कि ये तानाशाही था, लोकतंत्र की हत्या थी? बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, एक भी दलित बैंकर नहीं था, तो नौकरियां मिली तो आपको भी मिली, हमारे चाचा को, फूफा को भी मिला होगा, मामा को भी मिला होगा, पेंशन भी मिला, मिला ना? नहीं मिल रहा। नहीं, वही तो सवाल उठा रहा हूं मैं। अब जाके देखिए ना पेंशन का क्या हाल है, शेयर मार्केट पे गिरा हुआ है। आइए हिंदू राष्ट्र में स्वागत है आप सबका। सही बात। मुफ्त की शिक्षा थी, ऑलमोस्ट मुफ्त का। SC ST को तो घर से बुला के एडमिशन देना पड़ता था, अखबार में ऐड निकल रहा था। जितने महारत्न नवरत्न कंपनियां बनी तो उसमें जितने अपॉइंटमेंट्स हुए, आज 4-4 लाख सैलरी है। मैंने ONGC में, आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि पहले तो 30,000 थे एम्प्लॉय, अब 21,000 रह गए हैं, 9,000 उड़ गए। तो खाली SC ST OBC का थोड़े गया, सबका गया। उसमें मैंने SC ST को फोकस किया कि अभी 7,500 एम्प्लॉय हैं और 1 लाख रुपया एवरेज में मान लूं तो आपको 900 करोड़ पर ईयर आपके घर में आ रहा है। अब पेंशन मिलेगा अलग। अब क्या है, इतिहास को तो इसलिए याद करते हैं ना कि वर्तमान को भी समझें हम। लैंड सीलिंग एक्ट लागू हुआ, 72 का लैंड सीलिंग एक्ट है, जाके नेट पे चेक कर लीजिए, इंदिरा जी ने लाया था। दलितों को पट्टे पे जमीन मिले कि नहीं मिली?
आज भी है अधिकांश ना, जो हैं वो दिल्ली में इसी 300-300 समय गज के प्लॉट कटे हुए कटे हैं। हुए हैं। तो दलित के लिए कैसे था ये? किसको दिक्कत थी? मतलब दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट में 74(4) का एक पूरा एक आर्टिकल सेक्शन बनाना पड़ा। तो फिर इसमें तो दलित क्यों रोना है? दलितों को तो चढ़ के इंदिरा गांधी के जमाने में हमने कई डिस्कशन किए, आपने देखे होंगे। इंदिरा गांधी बन गई दलितों की अम्मा, दलित बन गए सरकारी दामाद। इंदिरा गांधी को नाक नहीं रहता तो सुअर का मल खाती, इंदिरा गांधी को बेटी रहती तो चमारन से ब्याह करती। कौन लोग कह रहा था? किसको दिक्कत था इंदिरा गांधी से? बैंक का जो हाई प्रोफाइल इंटरेस्ट ले रहा था, हाई पूंजीपति लोग, उसको दिक्कत थी ना। जब लैंड सीलिंग एक्ट जो लगा तो किसको दिक्कत थी? बड़े बड़े जमींदार को दिक्कत रही हो। जो नेशनलाइजेशन हुआ कंपनी सबका, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, तो उससे किससे नाराज था? कौन नाराज था? पूंजीपति नाराज। जाहिर है नहीं, यहाँ के जो लैंडेड जेंट्री और पूंजीपति होंगे ना। दलित की जमींदारी कहाँ थी बताइए मुझे? सही बात। दलित कहाँ वाइस चांसलर था? दलित की यूनिवर्सिटी कहाँ थी? नहीं था। तो मैंने ये बहस चलाई कि एक चीज को देखने का एक नजरिया हो सकता है, उसका दूसरा नजरिया भी होगा। इसी मैं जो कह रहा हूं उसको मुझे गलत काट दीजिए। नहीं सर, बात ये नहीं थी कि ये तो एक फ्लो है, लेकिन ये चिट्ठी जैसे जो आप दिखा रहे हैं कि उन्होंने एक स्पेशल फोकस लिया कि आज़ादी को 28 साल हो चुके थे और 28 सालों में दलित एट्रोसिटीज पर जिस तरह का, और मेरे ख्याल से सिविल राइट्स एक्ट को भी मेरे ख्याल से 1952 के बाद लगभग 20-22 साल हो चुके थे। इन सब के बावजूद जिस तरह से इस पर कंट्रोल होना चाहिए था दलित एट्रोसिटीज पे, वो नहीं हो पाया था। इसमें वो कह रही है कि शायद कोई षड्यंत्र था, कि इंदिरा जी खुद कह रही हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या इतिहास में हम थोड़ा 75 से और पीछे जाते हैं, अगर हम सन 52 से लेके 75 तक की इतिहास को खंगालें, तो हमें ऐसे मौके मिलते हैं कि जब वाकई कोई इस तरह की षड्यंत्र कुछ शक्तियों ने रची कि हमें दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ाना होगा इस संविधान को फेल करने के लिए। अच्छा वो बताइए, दलितों पे आज कौन अत्याचार कर रहा है? सबसे ज्यादा तो मिडिल फार्मर कम्युनिटीज के साथ हो रहा है, क्लास। नहीं, बाकी लोग अत्याचार पे चुप ही रहते हैं ना। चुप ही रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं। चुप रहते हैं ना। अगर दलित महिला का, बच्ची का रेप हो जाए, उसको जला दे, वो तो घटना है ही ना। हाथरस वाला वैसे तो रोज हो रहे हैं, रोज ही हो रहा है। तो लैंडेड क्लास, लैंडेड तो सबके पास है ना। दलित को छोड़ के दलित में थोड़ा बहुत मिडिल क्लास खाली पढ़ने लिखने नौकरी से आया है। तो बाकी सिविल सोसाइटी जो है वो क्यों चुप रहता है? थाना क्यों चुप रहता है? पुलिस मजिस्ट्रेट क्यों चुप रहता है? और कई बार तो बड़े कोर्ट से न्यायालय आता है कि दलित का रेप कैसे कर सकता है सवर। हाँ, ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है? यस, अभी जजमेंट है भाई। ये माइंडसेट कहाँ से, कौन कर रहा है ये सब? सही बात। तो ये तो आज नहीं निकला ना। देखिए, टेंडेंसी शुरू से था। संविधान सभा में तकरीबन 296-300 के आसपास मेंबर थे, लेकिन उसका पार्लियामेंट का कंपोजिशन उठा के देखिए तो वो इलेक्टेड लोग नहीं थे। राजे महाराजे नवाब थे, बाकी नॉमिनेटेड लोग थे, 90 लोग तो वही बैठे थे। ठीक है। लेकिन तब भी संविधान सभा में जब बहस हुई तो लार्जली एक सेकुलर डेमोक्रेटिक नेशन का विजुलाइजेशन किया गया। आज क्या है? तो जो सोशलिस्ट भी, हाँ, वो तो अंबेडकर साहब का पूरा दस्तावेज ही स्टेट एंड माइनॉरिटी, जो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, उसमें स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जब पार्लियामेंट के अंदर संविधान सभा में बहस हो रही थी तो 17 दिसंबर 1946 का भाषण है डॉक्टर अंबेडकर का, कि अगर जिसकी अर्थव्यवस्था सामाजिक नहीं होगी कैसे लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश हो सकता है। पढ़ लीजिए ना, उद्देश्य एंड प्रस्ताव क्या रखा हुआ है। वो तो था ही, वो तो इम्बाइब्ड था उसमें कि हम इस पैटर्न पे जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू तो भारत गरीब था, ये नेता लोग नहीं भूलेगा। नेता लोगों को बहुत सारा चक्कर रहता है आजकल, पता नहीं किसको किसको क्या लेना होता है। तो उस समय तो गरीब था ना, बताइए, अमीर थोड़ी था। लेकिन नेहरू पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं गए। उन्होंने पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया, इंस्टीट्यूशंस खोले, जितने बहुत ONGC, बोकारो स्टील प्लांट, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स बन रहे हैं।
एजुकेशन पे ध्यान था ना जी, गरीब भारत में, और आज तो जो है अमीर भारत है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो यूनिवर्सिटी कॉलेज है, स्कूल का क्यों बुरा हाल है, स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? तो जो टेंडेंसी उस समय थी, चूंकि नेशनल मूवमेंट से पढ़े हुए निकले हुए लोग थे, तो एक था कि हमको आजाद हुए हैं, देश को एक महान देश बनाना है। तो जिनके अंदर फ्यूडल टेंडेंसी भी रहा होगा वो भी थोड़ा दबा लिए होंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोग थे ना, अंबेडकर थे, नेहरू थे, तमाम इस तरह के लोग थे, पटेल थे। नेशनल मूवमेंट के बारे में अक्सर यही बात कहा जाता है कि इसने बहुत से लोगों से वो करवाया जो उनके सोच में था ही नहीं था ना। वही वो कहाँ से, वो नेशनल मूवमेंट से आया था। लीडर सब विदेश के पढ़े हुए थे, नेहरू से लेके और तमाम बाबा साहब, गांधी, सब लोग एक यूरोपियन नेशन मॉडर्नाइजेशन, एक सोशलिज्म क्रांति हो चुकी थी उस समय। सदियों से जिन्होंने आवाज उठाना नहीं सीखा था, वो उठा रहे थे ना। वो सबसे पहले वो जो मजदूर था, दलित मजदूर था खेत का, वो सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में जा रहा था ना, आवाज उठा रहा था। तो एक जो यहाँ का एलीट लैंडेड जेंट्री जो बड़े लोग भी रहे होंगे, तो उनके अंदर भी रहा हुआ ना कि एक बढ़िया देश बनाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, मुझे याद है मैं अपने गांव में पढ़ता था जी, ठीक है जी, और किसी से पूछ लीजिए हमारे जमाने के जो लोग होंगे, और हमारा गांव पूरा बैकवर्ड मुस्लिम दलित है, वहाँ अपर कास्ट एक घर है। अब कुछ हो गया होगा, अब अपार्टमेंट कल्चर पहुंच गया है। बलराम ठाकुर थे हम लोग के हेडमास्टर, अब बगल 4-5 किलोमीटर दूर से आते थे, और वो भूमियार थे, ये कहना जरूरी है। वो सुबह टाइम पर आते थे और 10 से 4 क्लास मेरे गांव में लगती थी, हर टीचर टाइम पे। और जो बच्चा नहीं आया उसको घर से टंगवा के बुलाते थे जी। तो उनके अंदर क्या था, एक वही ना, आज़ादी के समय से निकले होंगे तो एक विजन रहा होगा। मैं 70s की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अपने टेंडेंसीज को दबाए होंगे, थोड़ा सिंपैथी भी रहा होगा कि चलो डिप्राइव्ड लोग है, थोड़ा मदद करें, ये भी रहा होगा ना। अब मेरे सारे गुरु यहाँ पढ़ाने वाले दोस्त तो ब्राह्मण ही हैं, तो आरएसएस में रहने वाला ब्राह्मण, लेफ्ट में रहने वाला ब्राह्मण और कांग्रेस में रहने वाला ब्राह्मण में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे? करेंगे ना। जो दलित आरएसएस में है, अब बीजेपी में हिंदू राष्ट्र का पालकिट हो रहा है, उसकी एक आवाज निकलती है किसी इशू पे? सही बात। हनुमान कोई बन के घूम रहा है, कोई सुग्रीव बन के घूम रहा है ना, कोई ग्रुप बी टीम बना हुआ है। आज जितने एट्रोसिटीज बढ़े हैं, इंदिरा गांधी वही बेलछी में गई थी ना हाथी पे बैठ के। सही बात। अब कोई जा रहा है तो हम कैसे कह दें कि ये तानाशाह थी, डिक्टेटर थी? नंबर 1। नंबर 2, और एक बात कहना मैं भूल गया, इंदिरा गांधी के जमाने में ये भारत कोई अमीर मुल्क नहीं था, ठीक। अमेरिका आंख दिखा रहा था, ठीक है, उसको हवा भी नहीं लगा निक्सन को। अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए इंदिरा गांधी ने, वर्ल्ड महाशक्ति बन गई उसी समय, गरीब भारत बन गया। तो इससे परेशानी किसको थी? इसको सोचना चाहिए। मैं जैसे रिसर्चर कह रहा हूँ। सही बात है। एटम बम परीक्षण हो गया 74 में हो गया ना। तो इससे किसको परेशानी थी? वेस्ट के लोग नहीं सोच रहे होंगे कि बताइए गरीब मुल्क एटम शक्ति बन गया है। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज ए रिसर्चर, मल्टीपल तरीके से हमको सोचना पड़ेगा ना। एक सवाल, मैं 1 सेकंड के लिए, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात कही। 71 में पाकिस्तान को जब तोड़ा गया, जब किसिंगर कहते हैं कि हमारा 7वां बेड़ा खड़ा है और वो नहीं मानते हैं, मेरे ख्याल से अमेरिका के साख को उतना बड़ा धक्का कभी नहीं लगा होगा। कभी नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूं ये। दूसरा, 74 में जैसे आपने बताया कि परमाणु परीक्षण भी हो गए। अब इस बीच हम ये देखते हैं कि 75 में मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार असैसिनेट हो जाता है, मार दिया जाता है। और नहीं, इलाहाबाद में भी एक हत्या अटेम्प्ट हुआ था किसी सांसद का, मैं नाम अभी भूल गया, और कोई दिल्ली में भी गन लेके, स्नाइपर गन टाइप से लेके घूम रहा था। तो माहौल उस तरह का था ही ना, पूरा एलिमिनेट हो गया पूरा बांग्लादेश। तो उसी समय हम देखते हैं कि भारत में भी एक बहुत बड़े पैमाने पे कभी रेलवे स्ट्राइक होता है। हाँ, हमारे मिनिस्टर साहब बम से उड़ा दिए जाते हैं, बिहार में ही मिश्रा जी, तो वो बम से उड़ा दिए जाते हैं। और जो आंदोलन भी हो रहे हैं उनके ग्राउंड्स अगर हम देखें कि मेस के कुछ प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन
लगभग पूरे देश में 71 की जंग के बाद बहुत तेजी से इन्फ्लेशन था। जंग को 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी थे, एक तरफ इकोनॉमी पे इतना ज्यादा दबाव था, वेस्ट के सैंक्शंस थे, 73 का ऑयल शॉक था, पूरी दुनिया उससे जूझ ही रही थी। तो इन्फ्लेशन था, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत बड़े रूप से था। और अगर हम उस जमाने की फिल्में भी देखें तो अधिकांश विलेन जो हैं वो ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जो कि अनाज की जमाखोरी कर रहे हैं। मतलब आज देखने पर हंसी आता है कि ऐसे लोगों को उन दिनों विलेन कहा जाता था। आज तो हीरो हैं वो लोग, हजारों करोड़ लेके भाग जा रहे हैं, वहां जाके वीडियो बना रहे हैं, है ना, पार्टी करते हैं। अनाज छुपाने वाला सबसे बड़ा विलेन के रूप में पेश हो रहा था उस जमाने में। मदर इंडिया नहीं देखे थे? हाँ, मतलब हम उसी दौर की बात कर रहे हैं। सारे फिल्म वैसे थे, स्मगलर और ये तो ये जो वेस्टर्न फोर्सेस की बात इंदिरा जी किया करती थी कि बहुत ज्यादा दबाव है वेस्टर्न फोर्सेस का, इस देश की लोकतंत्र उन्हें हजम नहीं हो रही है, उनके आंखों में चुभ रही है, क्योंकि वो ये मान के चलते थे कि लोकतंत्र का गढ़ तो हम है, हमारे खिलाफ में जो है वो तो साम्यवादी, गैर लोकतांत्रिक, कलेक्टिविस्ट किस्म के लोग हैं, चाहे रूस का खेमा बोले, जो भी बोले। तो उनकी इस धारणा को, उनकी इस मिथक को चुनौती दे रहा था भारत, गरीब भारत, हाँ। बिल्कुल, एक गरीब भारत उनकी इस पूरे मिथक को चुनौती दे रहा था। ऐसे में जब हम जून 75 के पास पहुंचते हैं और अचानक हमें इस तरह की मांग, मतलब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आता है कि प्राइम मिनिस्टर का मंच जो था, जिससे भाषण दिया गया था, वो कुछ सेंटीमीटर ज्यादा ऊंचा था नॉर्म से, या एक मिस्टर कपूर जो उनका स्टाफ से रेजिग्नेशन दे चुके थे, उनकी रेजिग्नेशन के एक्सेप्टेंस से पहले उन्होंने वहां पे मंच साझा किया था, जो कि आज के दिन में मेरे ख्याल से पॉइंट आउट करना भी हास्यास्पद रहेगा। आज क्या हो रहा है, आज के इलेक्शन में उसके ऊपर हमें एक जजमेंट मिलता है। उसके पहले एक और ऐड कर दूं। हाँ, आपने रेल स्ट्राइक की बात की, बोनस था ना सवाल। तो जब जनता पार्टी की सरकार बन गई तब बोनस मिल गया रेल कर्मचारियों को? सब खाली काउंटर क्वेश्चन में कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वो पहले इस पे आ जाऊं मैं जरा सा। मैं बस इस पे अंत, मेरा लास्ट जो ये भूमिका का जो सवाल मेरा, नहीं उसमें मैं भूल जाऊंगा ना, इसीलिए मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। इंदिरा गांधी समाजवादी थी, सोशलिस्ट थी, और रशिया के नजदीक भी थी। उस समय देखिएगा कि रशिया के कॉर्पोरेशन से कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, उठा के देखिए, बोकारो से लेकर तमाम जगह देखिए, जी बिल्कुल, पूरे देश देखिए ना। तो आखिर रशिया के कोलैबोरेशन से जो प्रोजेक्ट सब चल रहे थे, इससे कौन नाराज था? और इतना लंबा स्ट्राइक करने के लिए आपने तो पूरा जीवन देश के लोगों का अस्त व्यस्त कर दिया। उससे कोई नाराज होगा ना, तो उसको देश में आदमी चाहिए होगा, तो उठाओ इसको जरा इशू को। तो इसलिए पूरा देखिए, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं, मैं खाली लिंकेजेस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं। बात है। विक्रम सूद जी हमारे रॉ के चीफ रहे, उन्होंने उनकी अनएंडिंग गेम्स, उनकी पुस्तक $4 लाख की जिक्र करते हैं कि CIA से अपनी पुस्तक में कि $4 लाख आए थे। और किताब हमको भिजवा दीजिएगा, पढ़ूंगा एक बार, तब और बढ़िया से बनाऊंगा। और नाम JP का ही लेते हैं कि $4 लाख कहाँ गए थे। तो ये जो फंड आ रहा था उस समय और ये सब कुछ जो हो रहा था, ऐसे में आपको क्या लगता है कि इमरजेंसी का कोई विकल्प था उस समय? कोई विकल्प नहीं था। अन्ना आंदोलन का फंड कहां से आ रहा था? सही बात है। कौन लोग थे वहां पे? बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक तो मैं RSS का नाम ले लूं, संविधान से RSS को दिक्कत थी, शुरू से दिक्कत थी। अंबेडकर, नेहरू दोनों को पुतले जलाए कि हमें जो है हमको भारत के मिजाज के हिसाब से संविधान नहीं है। कल्याण पत्रिका पूरा सीरीज चलाया था, हीन जाति अंबेडकर, ठीक है। उनको इस संविधान में उसी दिन से 4 दिन में ही आर्टिकल आ गए थे। तो RSS तो मनुस्मृति चाहता था, अभी देख रहे हैं कितना बाबा लोग खुल के कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कह रहा है ना, स्टेट कोई एक्शन ले रहा है, स्टेट की तरफ से एक्शन कोई नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो आखिर जो एट्रोसिटीज आज हो रहा है और जो संविधान आने वाला नहीं, तो उसी मेंटालिटी के लोग ना आज और एग्रेसिव हो गए हों, क्योंकि RSS बैक्ड अभी बीजेपी पावर में है। बिल्कुल सही बात, ठीक है। RSS कभी खुल के बोलता है कि हम इस आंदोलन के साथ हैं?
अन्ना में बोला था, वो तुरंत कोई एक माफी भी मांग लेगा, एक बोलेगा कि हम आपके साथ हैं, दूसरा बोलेगा कि हम ये स्टैंड है। 100 मुंह है, 100 मुंह है। नहीं हिम्मत है तो अब तो सरकार चलवा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो अपना मेंबरशिप बनवा लीजिए ना। अभी भी अनरजिस्टर्ड बिना मेंबर के कैसे चल रहा है पूरा? सही बात है। बड़े बड़े टावर्स बन रहे हैं, कहां से बन रहे हैं? तो उस समय भी देवरस का चिट्ठी है, मैं चिट्ठी रखता हूँ जी। जब जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ पूरा गुजरात बंगाल में, तो इंदिरा जी को उन्होंने 2 चिट्ठी लिखा है। 2 चिट्ठी लिखा, हालांकि जयप्रकाश के आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कि कह रहे हैं कि श्री प्रकाश नारायण जी के आंदोलन के संदर्भ में संघ का नाम लिया गया है जी। गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, जिनके संबंध में सरकार की वजह से संघ का नाम बार बार और बिना कारण जोड़ा गया है। इन आंदोलनों से संघ का कुछ भी संबंध नहीं। क्या करें कि कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन तो फिर अरुण जेटली और तमाम ऐसे लोग जेल कैसे गए? सही बात है, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं। फिर ठीक है, इन आंदोलन संघ का कुछ संबंध नहीं था। इसके स्पष्टीकरण में मैंने 2 बातें प्रमुख कही हैं। एक, वे आंदोलन जनता में व्याप्त असंतोष के कारण हुए हैं, अतः उसके लिए आप और हम सभी जिम्मेदार हैं। और दूसरी यह कि जयप्रकाश जी को CIA का एजेंट, सरमाएदारों का साथी, देशद्रोही कहना यह ठीक नहीं, अनुचित है। वे भी देशभक्त हैं। आपके भाषणों में भी अनेक बार ऐसे ही विचार कहे गए हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति को जानें, दूषित पूर्वाग्रह छोड़ें, संघ के संबंध में उचित धारणा बनाएं, स्थानबद्ध किए हुए संघ के हजारों लोगों को मुक्त करें और संघ के लगे प्रतिबंधों को दूर करें जी। ऐसा करने से संघ के लाखों स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से कार्य करने की शक्ति सरकारी एवं गैर सरकारी राष्ट्रद्रोहक काम में लगेगी और हम सबकी इच्छा के अनुसार अपना देश समृद्ध बनेगा। 20 सूत्री कार्यक्रम का सपोर्ट किए थे कि नहीं? अच्छा, आंदोलन जब उनके लोग नहीं थे तो जेल में कैसे गए? कह रहे हैं ना कि बहुत लोग स्थानबद्ध किए गए हैं, पकड़े गए हैं। तो ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन उनको एक्टिविस्ट सब लग जाएंगे उसमें। किसी से पूछिए, पकड़ा जाता है कहीं किसी केस में, तो संघ तो कह देता है कि हम तो पहले निकाल चुके हैं, उसका कोई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो उस समय भी यही हालत था कि उनके साथ थे भी, उनके साथ नहीं भी हैं। बाकी जब जनता सरकार बनी तो अडवाणी उसमें मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री बने, जॉर्ज फर्नांडिस मंत्री बने, तो रेल का दे देना चाहिए था ना बोनस। सही बात, क्यों नहीं दिए? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिंकेजेस एस्टैब्लिश होता है, ये मेरा कहना है। संविधान को और संविधान से भारत में बदलाव आए, मुझे लगता है दुनिया की किसी भी क्रांति, चाहे रूस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति हो, चीन की क्रांति हो, किसी भी क्रांति में इतने दूरगामी बदलाव एक साथ नहीं आए थे जितना एक दस्तावेज के जरिए, लगभग 1.5 साल के जिरह बहस के जरिए, वो मैंने जवाब आपको दे दी कि प्लूरल पूरा पार्लियामेंट संविधान आया। सब मॉडर्न एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे, थोड़ा था कि अब दुनिया बदल रहा, हम भी बदलें। यहाँ मैं एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा कि जब इससे ठीक इसी के वही 49 में संविधान आता है और 49 में चीन की क्रांति आती है, और वही 49 के बाद माओ वहां चीन की क्रांति में अपने जो उस समय की जो साम्यवादी सिद्धांत में छोटी मोटी जो तब्दीलियां करते हैं, बल्कि छोटी नहीं बल्कि बड़ी प्रमुख तब्दीली करते हैं, वो एक थ्योरी लाते हैं काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का, कि कोई भी क्रांति आता है तो उस क्रांति के विरुद्ध काम करने वाले शक्तियां भी तुरंत काम पे लग जाती हैं। और दूसरा वो कहते हैं कि उन शक्तियों को पहचानना, उन शक्तियों को कंट्रोल करना, उन्हें रिट्रेन करना, उन्हें ह्यूमिलिएट करना और उन्हें वापस रिट्रेन करके क्रांति के रास्ते पे लेके आना, ये क्रांति को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो जो क्रांति इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों से आई है, वो निष्क्रिय कर दी जाएगी, शिथिल कर दी जाएगी। अब उसी समय 1949 में वहां क्रांति आई है, 1949 में संविधान के जरिए भारत में क्रांति शुरू होती है। वही मांगे वहां पर है, वही किसानों के हित की बात वहां होती है, वही किसानों के हित की बात लेकर यहां शुरू होती है बात। वही लैंड सीलिंग, पहला जो फर्स्ट शेड्यूल आता है और जो फर्स्ट अमेंडमेंट आता है, जिसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन भारत में होता है, लैंड सीलिंग की बात की जाती है और सिविल राइट्स की बात की जाती है, अनटचेबिलिटी को हटाया जाता है और तमाम तरह की एक्सेस की बात की जाती है। तो भारत में भी जाहिर बात है कि बहुत बड़ा तबका एक काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस का रहा होगा, जो शायद उस तरह ना काम करता हो, क्योंकि वहां की तरह खूनी क्रांति यहां नहीं हुई थी, यहां तो एनलाइटेंड क्रांति हुई थी बहस के जरिए। और जब उसे वापस रोकने का दौर था, जो कल्चरल रेवोल्यूशन माओ लेके आए 65-67 के दौर में,
उसे वापस रोकने के लिए। उसके कुछ वर्षों बाद भारत में वो स्थिति बनी और भारत में भी ये चिंता किया जाने लगा कि इस तरह की जो शक्तियां हैं, जो कि आपकी उस चिट्ठी में इंदिरा जी 1973 में जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत से लोगों में ये षड्यंत्र किया होगा कि इस तरह सरकार को बदनाम किया जाए, इस तरह पुलिस के साथ पंगा लिया जाए, उनके साथ मसले खड़े किए जाएं और इसको कंट्रोल करने के लिए एक सेल बनाया जाए। तो क्या इमरजेंसी एक, अगर माओ के व्याकरण को यहां हम प्रेषित करने की कोशिश करें, स्ट्रगल सेशन और क्लास एनिमीज की पहचान को चिन्हित करने का एक जरिया था? इमरजेंसी एकदम था जी। इंदिरा जी का चिट्ठी था कि थानेदार सबको पीटना नहीं था ना? नहीं था। आज भी कहीं से कोई चिट्ठी जाता है लेकिन थानेदार पीटता है ना, खूब तबीयत से पीटता है, नंगा करा करा के थाना में पीटता है। अभी हाल ही में वीडियो आया है भुवनेश्वर पुरी का है ना, आया है। एक जज साहब का भी एक ऑर्डर आया वहां से। एसीपी कह रहा है कि पकड़ना नहीं है, टांग तोड़ना है और जो टांग तोड़ेगा आके मुझसे इनाम ले जाना। फिर तो आज तो इमरजेंसी घोषणा नहीं हुई ना, नहीं हुई तो आज अभी भी पुलिस जाती हो रही ना। किसी गवर्नमेंट का इंटेंशन ये थोड़ी होता है कि थानेदार उसका जाके जो है ना सबको पीटे, नहीं होता है ना। एक इमरजेंसी वो दौर था जिसमें काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस सारे मिल गए थे और मैंने सबका नाम ले दिया आपको। यस। जमींदार, साहूकार, बैंकर, कैपिटलिस्ट और जो विदेशी शक्तियां थी वो भी, बिल्कुल सारे फोर्स मिल गए थे। और उस समय तो वायलेंस का आपने बांग्लादेश का एग्जांपल दिया ही, देश में भी कुछ हालात ऐसी थे। तो क्या करते फिर? उस समय इंटरनेट था नहीं उतना, उस तरह का मोबाइल और ये था नहीं। ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहा कि सब एक आए कि उस समय विचारधारा की सीमाओं को समाप्त कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण खुद कांग्रेस से सोशलिस्ट खेमा में थे, मतलब उधर संघ भी आ गया, इधर जनसंघ, नानाजी देशमुख को भी साथ में बिठा लिया, लेफ्ट भी आके वहीं बैठ गया। मतलब जितनी भी विचारधारा की धुरियां थी उन सबको एक कॉमन एजेंडे में, जिस तरह की काउंटर रेवोल्यूशनरी फोर्सेस को अपने आप को इकट्ठा करना है, विचारधाराओं की सारी सीमाओं को खत्म कर दिया। नहीं वो तो हुआ और आज भी हो रहा है। हाँ। आज भी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के बल पे जो है ना एनडीए सरकार चल रही है। एक बात बताइए, हम एक सवाल करते हैं, अब खत्म डिस्कशन। 7 क्रांति कहां गई? जेपी का था ना 7 क्रांति, देश बदल देंगे, ये बदल देंगे, सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, कहां है? उनके चेले चपाटे तो बहुत हुए, पावर में है, सरकार चलाए, दशकों तक चलाए ना जी। उस समय भी धर्मनिरपेक्ष फोर्स भी संघ के साथ कोलैबोरेशन कर रहा था। आज भी मोदी साहब का गवर्नमेंट देख लीजिए तो उधर नायडू भी हैं, वो भी धर्मनिरपेक्ष ही कहते हैं। इधर आपको नीतीश कुमार भी है, वो भी धर्मनिरपेक्ष ही कर रहे हैं। रामविलास जी थे, वो भी धर्मनिरपेक्ष ही कर रहे हैं। उन्होंने तो मुस्लिम सीएम के डिमांड पे सरकार छोड़ के 2005 का चुनाव लड़ा। तो इस खेल समझिए, वो सब जो है ना, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये जो हिंदू राष्ट्र आ रहा है ना, कई समाजवादियों और कई अम्बेडकरवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है। और जिस फोर्स से तो लंबे शासन की है कांग्रेस पार्टी, जिस फोर्स से इनको काउंटर करना चाहिए था, जिस फोर्स से लड़ना चाहिए था और मास लीडर तैयार करना चाहिए था बोलने वाले लोगों का, तो वो क्यों नहीं तैयार कर पाए? बिल्कुल सही बात है ना। बीजेपी आरएस के बाद बहुत सारे आइडियोलॉग्स हैं, सब दिन भर बोलते रहता है, यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? राजनीतिक निष्क्रियता बहुत ज्यादा है। क्यों है? तो लीडर मस्ट अंडरस्टैंड, दे मस्ट पॉन्डर ओवर दिस। कि आपके इतने सारे मटेरियल, आपको आधा घंटा से ज्यादा मैंने बोल दिया जी। ये तो कहना चाहिए था कि हमने जो दिया था उसी को सरकार बेच रही है, उसी को बर्बाद कर रही है। 2 ही शब्द तो कहना है। और एक अंतिम में एक लाइन, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इस संविधान की मूल भावना थी और जयप्रकाश नारायण भी उसी ट्रेंड के थे। ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उनका इतना दिन पीएम रहे, मंत्री भी रहे, तो वो क्यों नहीं निकाले? कांग्रेस के में जो मैनिफेस्टो बना है पहला वाला, उसमें ये शब्द है कि नहीं? गांधीयन सोशलिज्म है कि नहीं? तो आजकल भाजपा की, वही कह रहा हूं, भाजपा तो है ना। तो इनका खेल समझिए, ये कुछ नहीं है, इनको एक ही काम करना है। इतना देसी चल रहा था, हिंदू देशज, ये फिर सब कॉर्पोरेट परस्त हो गया। जितने पैसे लेके भागा उस पर किसी भी ये जो तथाकथित लोग हैं, किसी का स्टेटमेंट आता है? 25 जून 1975 क्या लग रहा था कि कौन कौन सी घटनाएं एक साथ जुड़ गई थी
जो आकर 25 जून में कल्मिनेट हो रही थी, 25 जून की तिथि तक। अच्छा, आज भी आप जो सुप्रीम कोर्ट का मैं कह रहा हूँ कि आज भी आप रवैया देखेंगे तो कई बार प्रो स्टेट जजमेंट आता है, बहुत आता है। आता है ना, संविधान सम्मत भी नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है, तो इंदिरा गांधी हार गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और जज साहब कौन है, लोअर जुडिशरी से आए हुए हैं, अकेले बैठ के जजमेंट लिखे थे। और कौन थे उनका रिश्ता, बाद में सबको पता लग गया कि आरएसएस के कई जो एक संगठन था उसके मंच पे खूब देखे जाते थे। ठीक है, तो जिस कारण से उनका निरस्त किया गया, कितना बड़ा कारण था आप नरेट कर चुके हैं, है ना, छोटे छोटे। तो उससे प्राइम मिनिस्टर की सदस्यता जाएगी। आज हेट स्पीच मोदी साहब का रहता है ना, हेट स्पीच खुलेआम मंच से, इलेक्शन कमीशन की या पार्टी के अध्यक्ष की औकात है कि एक्शन ले ले? आप बताओ, कंपेयर कर रहा हूं मैं। इंदिरा गांधी संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में वो 24 जून को केस जीत जाती है। ये जो 25 जून को जो रैली हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खिलाफ था। आखिर वैधानिक तरीके से ही लगा, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को जितवा दिया, जीत गई। हाँ भाई, उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने रहने का परमिशन आ गया, तो उसके खिलाफ फिर विद्रोह करने की क्या जरूरत है कि पुलिस सेना सब विद्रोह कर दो? हाँ, उनको आप आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आज जो है, आज रामलीला ग्राउंड में कोई ऐसे जाके बोल सकता है कि सुप्रीम कोई नेता, एक्टिविस्ट लोग का छोड़ दीजिए, नेता कोई बोल सकता है कि विद्रोह करो सेना के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ, मत मानो, बोल सकता है आज? तो लगा वो कानून के हिसाब से वैधानिक था, लेजिटिमेट था वो, है ना। उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, आप बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट भी मैनेज हो जाता है, तो आज भी हो रहा है मैनेज, नहीं हो रहा है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर क्या हुआ? वो कानून के हिसाब से ऑर्डर है कि भावनाओं से ऑर्डर है? मतलब उस ऑर्डर को जब हम पढ़ते हैं तो उसका पूरा ऑर्डर एक तरफ और आखिरी पैराग्राफ एक तरफ, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। फिर वो तो कह रहे हैं कि ईश्वर हमको दिए थे उधर से मैंडेट के, इसे लिखना है, तो ये क्या मैनेज नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। चलिए, शुक्रिया।